So, hello students, welcome back to my YouTube channel Biology Classes. आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले आप लोग अपने कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट क्लास 9 to 12 में उनको चैनल शेयर करिए. और हाँ, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक आ सके. ओके, और वीडियो को लाइक करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू चैप्टर क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल. सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेल. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल क्या है? व्हाट इज सेल? लिखा है यहाँ पे, मेंशन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की सेल. इसका क्या मतलब है? देखिए, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट. जो बॉडी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो किस चीज से बनी होती है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनी होती है. माइक्रोस्कोपिक यूनिट से, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल. ओके, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किस चीज से बनी रहती है? सेल से. ठीक है, और सेल कैसा होता है? तो माइक्रोस्कोपिक होता है. ओके, जिसे हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते. सेल जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल as well as functional unit of life. Functional unit of life क्या होता है? सेल. देखिए, अब सेल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को टू टाइप में डिवाइड किया गया है. ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? टू टाइप में. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर क्या होते हैं? ये कंसिस्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. और इसमें क्या होता है? मल्टीसेलुलर में कलेक्शन ऑफ सेल्स. देखिए, जब ये सिंगल सेल होते हैं, यानी कि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी इनकी बॉडी में वो सब कैसे होंगी? सिर्फ एक ही सेल के थ्रू होंगी. और ये मल्टी सेलुलर यानी कि इनमें कलेक्शन ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, तो इनकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होंगी वो मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से होंगी. तो ये मल्टी सेलुलर, जैसे कि इनकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होंगी वो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होंगी, यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स बने होंगे स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज के लिए. ओके, यूनिसेलुलर में कोई डिवीजन ऑफ लेवल नहीं होता है. डिवीजन ऑफ लेवल की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर में नहीं होता है. और वहीं मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेवल होता है. यूनिसेलुलर की लाइफ स्पैन जो होती है, लाइफ स्पैन ये कैसे होती है? शॉर्ट होती है. और इनकी लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है. ये है कुछ डिफरेंसेस. देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कंसिस्ट होता है सिंगल सेल से, मल्टीसेलुलर कलेक्शन ऑफ सेल्स से. दैट मींस इट क्लियर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई
कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो वो सिंगल सेल से ही होगी, लेकिन वही मल्टी सेलर की बात करें तो जो भी एक्टिविटीज होंगी वो स्पेशलाइज्ड सेल करेगा स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज को, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की तो डिवीजन ऑफ फ्लेवर इसमें नहीं होता है और इसमें मल्टीसेलुलर डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता है। वही अगर यूनिसेलुलर फिर से देखें तो लाइफ स्पैन यूनिसेलुलर की शॉर्ट होती है और मल्टीसेलुलर की लाइफ स्पैन इन कंपैरिजन टू यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है। ओके, इतना क्लियर है। देखिए वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, उस ब्रांच को हम कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं क्या, सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग सेल की डिस्कवरी की, अलग अलग टाइप से, कुछ ने प्रोटोप्लाज्म की भी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ये सब कुछ हमें एक एक करके समझना है, जानना है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले हमें पढ़ना है रॉबर्ट हुक। ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट है। इन्होंने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। किसमें? कॉर्क में। किस शेप का था आपका सेल? तो वो था हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप का, या फिर हनीकॉम भी कह सकते हैं, हनीकॉम शेप का था। तो रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, इन्होंने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क के स्लाइस को ये एग्जामिन कर रहे थे, तब इन्होंने ये पाया कि उसमें हनीकॉम या हेक्सागोनल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, जिसका उन्होंने नाम रखा सेल, ठीक है। और ये पूरे थियोरी को, इस पूरी थियोरी को उन्होंने अपनी एक बुक में मेंशन किया, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इनकी बुक है जिसमें इन्होंने मेंशन किया। सेल वर्ड जो है ना, सेल वर्ड, ये लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, ठीक है, सेलुला से बना है। सेलुला का मतलब होता है लिविंग रूम। क्या होता है? लिविंग रूम। अब सेकंड साइंटिस्ट आते हैं, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल की डिस्कवरी की 1665 में, ठीक है। स्लाइस ऑफ कॉर्क में हेक्सागोनल और हनीकॉम शेप का पाया गया था सेल, जिसको अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इन्होंने मेंशन किया था। सेल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, जो कि लैटिन वर्ड है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है लिविंग रूम, ठीक है। सेकंड साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये सेकंड साइंटिस्ट आते हैं। ये डच साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट। इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की, लिविंग सेल की डिस्कवरी कहाँ पे? तो इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की डिस्कवरी की 1674 में, ठीक है। यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने 1678 में डिस्कवरी की थी लिविंग सेल, दैट इज
मेल गैमेट, ठीक है, क्या है, मेल गैमेट। ओके, कहाँ कहाँ, तो एनिमल्स में और ह्यूमंस। ओके, तो ये है आपके दो साइंटिस्ट के बारे में। रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, 1665 में आए, सॉरी 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की इन वुडकॉर्क। हेक्सागोनल शेप का, हनीकॉम्ब शेप का सेल पाया गया था, जिसको कि उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में मेंशन किया इस थ्योरी को। सेल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड सेलुला से बना है। सेलुला का मतलब होता है लिविंग रूम। सेकंड साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो थे वो डच साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी पॉन्ड वाटर में। और इन्होंने 1678 में लिविंग सेल दैट इज स्पर्म की भी खोज की थी, जो कि एक मेल गैमेट है। और इन्होंने एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में इस लिविंग सेल स्पर्म की खोज कर ली थी 1678 में। अब थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये जो है ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट है। ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट है। ये 1831 में न्यूक्लियस की खोज किए थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे, लेकिन कहाँ पे, प्लांट्स में। ठीक है, इनका काम सिर्फ इतना ही था कि 1831 में स्कॉटिश बॉटनिस्ट हैं जो कि रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी प्लांट्स में। फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं दैट इज जे ई पुरकिंजे। फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं जे ई पुरकिंजे। ये जज एनिमल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। और इन्होंने ये कहा कि प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस है, जो कहाँ पाया जाता है, सेल में। ओके, तो जे पुरकिंजे इन्होंने डिस्कवरी की प्रोटोप्लाज्म की, जो कि एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, पाया जाता है लिविंग सेल में। फिफ्थ साइंटिस्ट आते हैं हैकल। फिफ्थ साइंटिस्ट हैं हैकल। हैकल ने इतना बताया कि न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिटिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इन नेक्स्ट जनरेशन। इन्होंने इतना बताया कि हैकल साइंटिस्ट ने ये बताया कि न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब सिक्स्थ हमें पढ़ना है सेल थ्योरी किसने दी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय J.M. शेल्डन 1838, जो क्या है एक बॉटनी
केमिस्ट हैं as well as and T. Sachwan in 1839। ये क्या है? तो ये जूलॉजिस्ट है। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के डिस्कवरी की थी सेल थ्योरी की। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी जो है जेएम सेल्डन साइंटिस्ट और टी शर्मा साइंटिस्ट ने दी थी। जेएम सेल्डन साइंटिस्ट ने 1838 में बॉटनी से रिलेटेड दी थी और टी शर्मा ने 1839 में जूलॉजी से रिलेटेड सेल थ्योरी दे दी थी। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमें जानना था कि इन्होंने क्या क्या किया इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडीइंग सेल के बारे में पढ़ने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो एक होता है लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम जान लेते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो ग्लास लेंस उसमें यूज होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। वहीं लाइट माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ लाइट जो होती है वो इल्यूमिनेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यूज होता है लाइट की जगह पे। इनफैक्ट लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम जो होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम की जरूरत पड़ती है।